अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। नेक्स्ट है हमारे पास बारबिचुरेट्स। बारबिचुरेट्स कॉमनली यूज़ नहीं की जाती क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ADRs के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये जो है कोमा या डेथ की तरफ लीड कर सकती है, ठीक है, और सेफ्टी इश्यूज़ हैं इसमें, तो इसीलिए ये कॉमनली यूज़ नहीं की जाती। अब इसकी अगर हम क्लासेस देखें तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग, तीन हमारे पास क्लासेस हैं। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास थायोपेंटल है, जिसका जो है हमारे पास ड्यूरेशन होता है 20 मिनट्स तक। जबकि शॉर्ट एक्टिंग ऐसी हैं जो 10 से 20 घंटे ड्यूरेशन है जिनका, उसमें हमारे पास पेंटोबार्बिटल हो गई, एमोबार्बिटल, सिकोबार्बिटल। इसके अलावा लॉन्गर एक्टिंग जो 24 से 48 आवर्स तक अपना इफेक्ट दे, उसमें हमारे पास है फिनोबार्बिटल। बारबिचुरेट्स का अगर हम फार्माकोकाइनेटिक देखें, फिनोबार्बिटल ओरल और आईवी फॉर्म में अवेलेबल है। इसके अलावा थायोपेंटल हमारे पास आईवी फॉर्म में अवेलेबल है। थायोपेंटल जो है हाईली लिपिड सॉल्युबल है, इसीलिए जो है CNS के अंदर भी जल्दी से पेनिट्रेट हो जाती है। उसके अलावा रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है लिपिड टिश्यूज़ में क्योंकि हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी की वजह से, ठीक है। तो थायोपेंटल में हमने कहा क्या कि बहुत हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, इसीलिए इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी शॉर्ट है। अब ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट होने की दो वजह है। एक तो इसका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो सकता है, दूसरा मेटाबॉलिज्म फास्ट होने के साथ साथ इसकी जो है ना रीडिस्ट्रीब्यूशन फिनोमेना है। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि शॉर्ट एक्शन इसमें ऐसे होता है कि पहले ड्रग जाएगी बॉडी के अंदर ब्लड से जो है, फिर वापस ब्लड में आ जाती है, तो ये वहाँ से फिर दोबारा वो जो है ख़ास तौर पे एडिपोज टिश्यूज़ वगैरह की तरफ एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है लिपिड सॉल्युबिलिटी की वजह से। तो इसे हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब टारगेट साइट पे गई ब्लड से और फिर वापस ब्लड में आई और ब्लड से फिर एडिपोज टिश्यूज़ की तरफ चली गई, तो ये हो गई रीडिस्ट्रीब्यूशन। पहले जब ब्लड से बॉडी तक जाएगी इफेक्ट दिखाने के लिए, वो हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर वापस ब्लड में आई और एडिपोज टिश्यूज़ की तरफ या एक्यूमुलेट हो गई, तो वो हो गई रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जिसकी भी हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है ना ड्रग, वो उनके चांसेस होते हैं कि वो जो है एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर जो हमारे पास फैट वाले टिश्यूज़ हैं उनमें एक्यूमुलेट हो जाए। रीडिस्ट्रीब्यूशन फिनोमेना हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें ड्रग जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वापस ब्लड में आएगी और फिर वहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूट होगी टिश्यूज़ की तरफ, ख़ास तौर पे एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं हमारे पास। और थायोपेंटल में मेन रीज़न ही रीडिस्ट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से वो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रखती है क्योंकि वो जैसे ही जाती है वापस फिर वहाँ से टारगेट साइट से ब्लड में आ जाती है। बारबिचुरेट का अगर हम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन देखें तो मल्टीपल मैकेनिज़्म है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे पास एक्शन दिखाने के लिए। अब ये जो है बाइंड होती है गाबा रिसेप्टर्स के साथ, ठीक है। अल्फ़ा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट्स की मल्टीपल साइट्स के ऊपर ये जाके बाइंड हो जाती है बारबिचुरेट। इसके अलावा ये NMDA रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करती है, तो मेम्ब्रेन को हाइपर पोलराइज्ड कर देती है। बारबिचुरेट्स की अगर आप इंडिकेशन देखें, इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया में यूज़ होती है थायोपेंटल सोडियम 4 mg पर kg IV। इसके अलावा स्टेटस एपिलेप्टिकस में फिनोबार्बिटल यूज़ हो सकती है 200 mg IV, मगर ये फर्स्ट लाइन नहीं है क्योंकि स्टेटस एपिलेप्टिकस में हमने डिस्कस किया था कि बेंजोडाइजेपिन जो डाइजीपाम है वो हम फर्स्ट चॉइस के तौर पे दे रहे होते हैं। इसके अलावा एंटी कन्वल्जेंट और फेब्राइल सीजर्स में भी जो है ओरल फिनोबार्बिटल यूज़ हो सकती है 6 mg पर kg पर डे के हिसाब से, मगर फिर भी ये फर्स्ट चॉइस नहीं है। इसके अलावा एज अ एंजियोलाइटिक या हाइप्नोटिक के तौर पे इसको यूज़ नहीं किया जाता। फेब्राइल सीजर्स हम किसे कहते हैं, जब भी सीजर्स हो फीवर के साथ साथ, तो उन्हें हम कहते हैं फेब्राइल सीजर्स। बारबिचुरेट्स को यूज़ किया जाता है एज अ कैपिटल पनिशमेंट और यूथनेसिया। कैपिटल पनिशमेंट मतलब डेथ पनिशमेंट होती है, ख़ास तौर पे जैसे USA, चाइना, थाईलैंड, वियतनाम हो गई, तो इन मुख्तलिफ़ रियासतों के अंदर जो है ना डेथ पनिशमेंट होती है, उसे हम कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। उसमें क्या किया जाता है, एक एनेस्थेटिक दिया जाता है, फिर एक जो है रेस्पायरेशन को स्टॉप करने के लिए ड्रग दी जाती है और लास्ट में जो है हार्ट बीट को ब्लॉक कर दिया जाता है। पेशेंट को इस तरह से जो है पनिशमेंट दी जाती है, ड्रग के थ्रू जो है मारा जाता है। तो एनेस्थेटाइज करने के लिए थायोपेंटल या जो है फिनोबार्बिटल, बेटाजोलाम वगैरह कोई भी देते हैं। फिर उसके अलावा रेस्पायरेशन को स्टॉप करने के लिए वेनक्यूरोनियम, पेनक्यूरोनियम वगैरह देते हैं। फिर इसके अलावा जो हार्ट बीट को ब्लॉक करना होता है उसके लिए पोटेशियम क्लोराइड दे रहे होते हैं। इसके अलावा यूथनेसिया हम किसे कहते हैं, यूथनेसिया हम कहते हैं कि किसी की जो है ना ज़िंदगी ख़त्म करे, किसी अज़ियतनाक बीमारी में अगर वो मुब्तला हो। अब पेशेंट है, हमें पता है कि इस बीमारी से वो जो है ना क्योर हो ही नहीं सकता, ट्रीट नहीं होगा और बहुत अज़ियतनाक बीमारी में वो मुब्तला हो गया है, तो उसकी जो है ना सफरिंग को दूर करने के लिए जो है यूथनेसिया दी जाती है। मतलब इसे मर्सी किलिंग भी कहा जाता है, ठीक है। रहम खा के हम उसे ड्रग्स के थ्रू ख़त्म कर देते हैं पेशेंट को। वेनक्यूरोनियम जो है वो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है, ठीक है। जितनी भी वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी मूवमेंट है उन सबको ये ब्लॉक कर देगा। बारबिचुरेट्स के अगर हम ADR देखें
हैंगओवर इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। इसके अलावा फिजिकल डिपेंडेंस, विथड्रॉल सिम्टम्स इसमें बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। इसके अलावा ये जो है साइटोक्रोम P450 एंजाइम को इंड्यूस करता है। जब एंजाइम इंड्यूसर है तो मतलब जो है मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा ड्रग्स का, क्योंकि एंजाइम की प्रोडक्शन, एंजाइम ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। जब एंजाइम ज़्यादा आएगा तो दूसरी जो ड्रग्स होंगी जो साइटोक्रोम P450 के थ्रू मेटाबोलाइज होती होंगी, उन ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बारबिचुरेट्स के ओवरडोज की मैनेजमेंट देखें तो बारबिचुरेट्स का कोई स्पेसिफिक एंटीडोट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। होता क्या है, CNS डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, उसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेशन और कोमा, डेथ की तरफ ये लीड कर रहे होते हैं जब भी बारबिचुरेट्स का ओवरडोज हो जाता है। तो इसका कोई स्पेसिफिक एंटीडोट अवेलेबल तो नहीं है हमारे पास, तो हम सिम्टोमेटिकली पेशेंट को ट्रीट करेंगे। चारकोल एडमिनिस्टर कर सकते हैं अगर पेशेंट कॉन्शियस है और विदिन 2 आवर्स आ गया तो हम जो है कोशिश करेंगे कि चारकोल एडमिनिस्टर कर दे ताकि ड्रग जो है एब्जॉर्ब ही ना हो पाए। इसके अलावा हीमोडायलिसिस हो सकती है। हीमोडायलिसिस मतलब ब्लड की प्यूरिफिकेशन कर ली जाए। गैस्ट्रिक लेवाज हो सकता है। ठीक है। उसके अलावा अल्कलानाइजेशन हो सकती है यूरिन की। अब बारबिचुरेट जो है ना वो एसिडिक ड्रग है, एसिडिक इन नेचर है, तो हम यूरिन की अल्कलानाइजेशन कर दें, मतलब यूरिन को अगर बेसिक कर दें तो वो एसिडिक ड्रग की एक्सक्रीशन बढ़ा देगी। तो इस तरह से भी हम जो है बॉडी से इसको जल्दी निकाल सकते हैं। सोडियम बाइकार्ब यूज़ करें। सोडियम बाइकार्ब जो है यूरिन का pH बढ़ा देगी, तो यूरिन का pH जब बढ़ेगा तो बारबिचुरेट जो है वो हाईली लिपिड सॉल्युबल होने के साथ साथ एसिडिक ड्रग भी है, तो pH बढ़ने की वजह से वो जो है सोडियम बाइकार्ब की वजह से ज़्यादा जल्दी से निकलना शुरू हो जाएगी, साल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगी और फिर जो है वाटर सॉल्युबल बन जाएगी। वाटर सॉल्युबल बनने के बाद बॉडी से निकल जाएगी। इसके अलावा अगर हम एंटी हिस्टामिन्स देखें इंसोम्निया के लिए तो ये इसका ऑफ लेवल यूज़ है। ठीक है। रिकमेंडेड नहीं है, हम जो है यूज़ करते हैं, ऑफ लेवल यूज़ है ये एंटी हिस्टामिन्स का। हाइड्रोक्सीजीन 25 mg HS नॉर्मली इसका डोज़ होता है। सिट्रीजीन जो हमारे पास रिजिक्स है उसका 10 mg HS डोज़ है। क्लेमेस्टीन 1 mg एट बेड टाइम दी जाती है HS। उसके अलावा प्रोमिथाजीन 25 mg HS, क्लोरफेनारामीन 4 mg HS, ये जितनी भी हमारे पास एंटी हिस्टामिन है ज़्यादातर एट बेड टाइम दी जाती है। हाइड्रोक्सीजीन जो है वो ज़्यादातर हमारे पास अर्टिकेरिया के लिए यूज़ हो रही होती है। इंडिकेशन देखें एंटी हिस्टामिन्स की तो ये मुख्तलिफ स्किन रैशेज़, एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जीज़ होती हैं जो एलर्जिक राइनाइटिस, उसके अलावा अर्टिकेरिया में यूज़ की जा रही होती है। साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो ये सेडेशन और ड्राउजीनेस करा रही होती है, तो इसीलिए जो है सेडेशन की वजह से हम इनको मोस्टली नाइट टाइम में दे रहे होते हैं। एंटी हिस्टामिन की अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो 3 जो है जनरेशन में इनको क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जो है वो ज़्यादा सेडेशन और ड्राउजीनेस काज कराती है। इसमें हमारे पास आती हैं हाइड्रोक्सीजीन, क्लेमेस्टीन, प्रोमिथाजीन, क्लोरफेनारामीन, डायफिनहाइड्रामीन। अब इसको याद करने के लिए हम जो है कोई शार्ट की बना सकते हैं। ठीक है। इसको याद करने के लिए आप बना लें कि CCHDP, मतलब हमारे पास अब ये हो जाएगा, या इसके अलावा CDHPC। आपको जो भी मतलब इसका निमोनिक इजी लगे कि आप ये याद कर सकते हैं, उसके को याद करने के लिए निमोनिक बना लें इसका। अब फर्स्ट जनरेशन जो है ना वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं। जब भी ब्लड ब्रेन बैरियर को जो क्रॉस करेंगी ना उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं सेडेशन प्रोड्यूस करने के लिए। अब हिस्टामाइन नॉर्मली जब CNS में होता है ना तो वो क्या कर रहा होता है, बंदे को अवेक रखता है, वेकनिंग के लिए ज़रूरी होता है, अराउजल के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है। हिस्टामाइन होगा तो बंदा जो है अवेक पोजीशन में रहेगा। जब हम एंटी हिस्टामिन देते हैं जो हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक कर दे तो फिर उसकी वजह से जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर सेडेशन और ड्राउजीनेस प्रोड्यूस होती है, क्योंकि हम हिस्टामिन का इफेक्ट रोक देते हैं। H1 रिसेप्टर्स जो है वो नॉन सेलेक्टिव है। ठीक है। ये जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर भी कोलिनर्जिक सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं। अगर ब्रेन के अंदर हमारे पास हमने डिस्कस किया कि कोलिनर्जिक सिस्टम ब्लॉक हो जाए तो अल्टीमेटली क्या होगा, सेडेशन और ड्राउजीनेस प्रोड्यूस हो जाएगी। ऑफ लेवल यूज़ का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो है ना हमारे पास वो एक्चुअल उसका यूज़ नहीं होता, मतलब एक्चुअल उस पर्पज़ के लिए वो मेडिसिन नहीं होती, मगर उसमें वो इफ़ेक्ट होते हैं या उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, उसको यूज़ कर लिया जाता है एज अ जो है ट्रीटमेंट, तो उसे हम ऑफ लेवल यूज़ कहते हैं। इसके अलावा सेकंड जनरेशन हमारे पास एंटी हिस्टामिन सिट्रीजीन है। सिट्रीजीन जो है बहुत कम स्लीप प्रोड्यूस करती है, जबकि लोरेटिडीन जो है वो नॉन सेडेटिव हमारे पास एंटी हिस्टामिन है। इसके अलावा थर्ड जनरेशन जो है सबसे सेफ़ है। इसमें जो है नॉन सेडेटिव इफ़ेक्ट
मतलब ये जो है सेडेशन काज नहीं कराती। फेक्सोफेनेडिन हो गई, लिवोसिट्रिजीन हो गई या डेस्लोरेटिनिन, ये जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, तो इसीलिए जो है ये सीएनएस में नहीं पहुंचेगी, तो सेडेशन वगैरह काज नहीं कराएगी। और सेडेशन जब भी होती है ना, वो सेंट्रली जब हिस्टामिन ब्लॉक होता है मतलब सीएनएस के अंदर, तो तब हमारे पास सेडेशन प्रोड्यूस हो रही होती है। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपना लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे।